नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की, साथ ही बाबा से संपूर्ण देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के चलते उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि 3 नवंबर भैया दूज के दिन विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस लिहाज से दीपावली के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ ही बीकेटीसी द्वारा सीएम की अगुवाई की गई। इस दौरान सीएम ने तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। तीर्थ पुरोहितों ने अपनी समस्याएं सीएम को बताई। सीएम ने तीर्थ पुरोहितों की हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। हालांकि धामी के केदारनाथ दर्शन को अगले कुछ दिनों में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो वही केदारनाथ दर्शन के बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर यह लिखा कि सनातन संस्कृति की महानता के प्रतीक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगल हेतु प्रार्थना की। इस दौरान देश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों और सम्मानित पुरोहित गणों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस वर्ष आई आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित 4 धाम यात्रा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है, जिसमें विपक्षी दल जुबानी हमला कर रहे हैं। के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के आगे सियासत शुरू हो गई। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार से सियासत गर्म है, ऐसे में नेताओं के हर दौरे की चर्चा होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की, जो तीर्थ पुरोहित है उनसे बातचीत की है, जो श्रद्धालु इस दौरान वहां पर मंदिर में मौजूद रहे उनसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। मुख्यमंत्री के आने से उत्साहित श्रद्धालु है वो सभी लोग होते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर भाजपा को अपने ग्राम नगर के रूप में भाजपा नेता को केदारनाथ धाम के लिए चुनाव के लिए उतारना पड़ रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस चुनाव के लिए लगातार गंभीर है और वो प्रचार प्रसार की कमान स्वयं संभाले हुए ताकि ये चुनाव जीता जा सके। भाजपा लगातार कोशिश यही कर रही है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा की जो हार है उसके बाद केदारनाथ को जीता जाए और एक सुखद संदेश लिया जा सके। अब देखना यही होगा कि केदारनाथ की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। तो केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी 20 नवंबर को यहां मतदान होना है और इस पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने केदारनाथ में दर्शन किए तो बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तो कांग्रेस की एकता के इम्तिहान का वक्त आ गया है जी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। प्रत्याशियों के नामांकन में जिस तरह से सियासी दलों के नेताओं ने मंच पर एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया है, वो जनता को ये जतलाने की कोशिश है कि चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड में अक्सर राजनीतिक दलों के नेताओं की गुटबाजी चर्चा का विषय बनती है और चुनाव भी इसी गुटबाजी के चलते कई बार हार का सामना तक करना पड़ता है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दल यानी कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को एक साथ एकजुट रखना है। यानी नेताओं की गुटबाजी पर सत्ताधारी दल भी व्यंग कसते नजर आते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर वाला फॉर्मूला यानी मॉडल अपनाने की कोशिश की है,
ताकि एकजुट होकर चुनाव जीत सके और सत्ताधारी दल का मुकाबला कर सकें। जबकि बीजेपी के लिए चुनौती यह है बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ का चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि जिस तरह से दावेदारी को लेकर अलग अलग खेमे में बीजेपी में भी टेंशन है, उससे भाजपा को भीतरघात की आशंका सता रही है। नामांकन के दिन बीजेपी नेताओं का एकजुट होकर और उनके साथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रदेश के पार्टी नेताओं को जगह देना इस बात का नतीजा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के नेता एक दूसरे पर आरोपों के तीर भी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस अब निराशा में है और कांग्रेस को जो लगता था उनके मनसूबे में पानी फिर गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता सदस्य बनता है और अनुशासन के दायरे में रहता है, इसका उदाहरण हमारे कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दलों को दे दिया है। कांग्रेस में जितने दावेदार थे उनमें मात्र 3 ही कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिया। वो अंदर खाने क्या करने वाला, कुछ दिन बाद वो इतिहास भी सबके सम्मुख होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंश दिए हैं केदारनाथ विधानसभा को, एक नहीं मेरे पास लंबी फहरिस्त है, दर्जन भर दंश दे रखे हैं हिंदू सनातन धर्म के नाम पर। उसको जब चोट पहुंची है तो कहीं ना कहीं केदारनाथ की जनता को चोट पहुंची है। वो अपने आपदा के समय पर जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया था, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उनकी खेत खलिहान उनकी आंखों के सामने बह रहे थे बादल फटने की वजह से, अतिवृष्टि ओलावृष्टि की वजह से, उनके घर मकान टूट रहे थे, उनके मवेशी बह रहे थे। उस वक्त किसी ने सुध नहीं ली। आज 39 घोषणाएं करने की पड़ी है और उन घोषणाओं का सच भी जल्दी आपके सामने लाऊंगा। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस के लिए केदारनाथ का चुनाव प्रतिष्ठा के साथ साथ साख का सवाल भी बना हुआ है। इसीलिए चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ना जरूरी और मजबूरी दोनों हो गया है। लेकिन कांग्रेसी क्या ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दीपावली के अवसर पर शुक्रवार को सूबे के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैंप कार्यालय लोहिया हेड खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी के खटीमा पहुंचने पर छोलिया दल के द्वारा उत्तराखंड के पारंपरिक छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड पहुंचकर क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कैंप कार्यालय पर जनता से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना, जहां पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान क्षेत्र की जनता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वनिर्मित दिए भी भेंट किए गए। पर उनका भव्य महल बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और 500 सालों के बाद ये पहली दिवाली है कि प्रभु श्री राम अपने महल में इस बार दीपावली मना रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विशेष दीपावली है। साथियों, एक ऐसा पर्व है जब हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ दीपावली मनाना चाहता है, परंतु ऐसे दिन भी हमारे जो फोर्स के लोग हैं, सेना के लोग हैं, देश के जो सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों में काम करते हैं और पूरे जोश के साथ डटे रहते हैं। और घर से दूर होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर, जब मैं अभी पूछ रहा था, कोई जम्मू से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, देश के अनेक स्थानों से, कोई दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, अनेक स्थानों से आप सब लोग अपने घर से दूर होने के बाद भी आपका जो जोश है, आपका जो जज्बा है, वो निश्चित रूप से हम सबके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार करता है। और मैं जो देश के लिए इस प्रकार की सेवा दी जाती है और इस अटूट संकल्प को मैं नमन करता हूं,
आज एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सहित सभी को देखकर, सभी हमारे सुरक्षा बलों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, मेरे पिताजी भी एक सैनिक हैं और सेना के माहौल में पले बड़े होने के कारण मैं भली भांति समझता हूं कि किस प्रकार से जो सुरक्षा बलों का हो या सेना में काम करते हैं, उनके लिए देश रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ा काम देश की रक्षा होता है। और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने ये अनुभव किया कि ये फोर्सों में आना, अपनी सेवाएं देना, ये केवल मात्र एक प्रोफेशन नहीं होता है। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को भी विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष के इन हमलों को कम करने के लिए बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि शारदा में यात्रा शुरू होने के दौरान कुछ चीजों में रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत सामने आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर अधिकारियों ने बेहतर काम किया और यात्रा का सफल संचालन रहा। बीजेपी नेता ने कहा कि आपदा के दौरान कुछ परेशानियां जरूर आई, लेकिन यह मानसून सीजन था और ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं बाधाएं जरूर बनती हैं, लेकिन सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया। देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आए और अपना पंजीकरण करके आए, और जैसी स्थितियां सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई है उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहां पर पता नहीं क्या स्थितियां बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहां पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सरकार की मशीनरी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उन सारी व्यवस्थाओं को करने में सफल रही। तो वहीं कल जहां गंग नहर पर बनने वाला पुल गिर गया था, वहीं आज रुड़की के विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि पुल गिरने का मेन कारण अचानक से गंगा नहर में पानी को छोड़ देना बताया गया। प्रदीप बत्रा ने बताया कि गंगा नहर में पिछले 20 दिनों से जो कि बंद थी, और जैसे ही कल इसमें पानी छोड़ा गया तो पुल का शटरिंग भरभरा कर गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही इसे बड़ी सावधानी के साथ इंजीनियरों की देखरेख में इसे ठीक कराया जाएगा। प्रदीप बत्रा ने कहा कि अब बरसात के बाद रुड़की शहर में सभी निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं और इन सभी कार्यों के चलते किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। रुड़की में विकास कार्य बहुत चल रहे हैं। रुड़की में लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी अतिवृष्टि बारिश का मौसम खत्म हुआ, लगातार गड्ढा मुक्त जो है रुड़की को कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि रुड़की को क्या पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करा जाए। सड़कों का निर्माण हो रहा है, नालों का निर्माण हो रहा है। जो नाले आज तक 50-60 साल में 100 सालों में नहीं बने, वो नाले रुड़की में बन रहे हैं। आप मोहनपुरे का दिल्ली रोड का नाला देखिए, अपने आप एक इतिहास बना रहा है। महाजरा का, शेरपुर का, गुलमोहर ग्रीस का, नदी तक जो नाला बन रहा है वो अपने आप इतिहास बना रहा है। सड़कों का निर्माण लगातार चल रहा है। सोनीपुरम में सारी सड़कों का निर्माण हो गया है, अमृतला में सड़कों का निर्माण हो गया है। मैं सोचता हूँ कि विकास कार्य जिस गति से अब चल रहे हैं उत्तराखंड में, आज तक कभी इतने कार्य नहीं हुए। देखिए, शटरिंग करी गई थी अभी और नहर बंदी थी। नहर बंदी के दौरान शटरिंग जो है रेते पे रखी गई थी और कल अचानक पानी चलने से जो है ये हादसा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड के सामंजस्य कहीं नहीं रहा। पानी चलाने से पहले एक बार चेतावनी देनी चाहिए, पानी चल रहा है। तो मैं तो शटरिंग अभी खड़ी थी, शटरिंग क्षतिग्रस्त हुई है और आगे गुणवत्ता के ध्यान के लिए और लापरवाही के लिए अधिकारी को बोल दिया गया है। चाहे वो एक्शन हो, चाहे हमारे ईएनसी हो, हमारे जेईई हैं, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बहुत अच्छा, सुंदर, मजबूत पुल बनेगा और लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब सरकार प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुट गया है। खेल विभाग की तरफ
अब इन खेलों को लेकर दूसरे विभागों को भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड राज्य को लंबे समय के बाद राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू होंगे, जो फरवरी तक चलेंगे। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में खेल विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे समय रहते खेलों की तैयारी पूरी हो सके। आपको बता दें कि अब सिर्फ 90 दिन का समय बचा है, जिसमें तैयारी भी पूरी करनी है और व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करना है, जिससे उत्तराखंड का नाम मेजबानी के लिए देश भर में जाना जा सके। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी और पिथौरागढ़ में आयोजित होंगे, जिसमें 20 गेम देहरादून में और 20 गेम अन्य जगहों पर कराए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए कोई अलग से खेलगांव नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो व्यवस्थाएं खेल विभाग की तरफ से की गई हैं उन्हीं के अनुरूप खेल संचालित होंगे। नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं। और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था। और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे, लगभग हर 10 दिन में। आप देखो, एक टीजर के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। 28 तक हमारे पास लगभग हम 9 ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि आने वाले समय हम, आपने देखा हो यूथ फेस्टिवल हमारा जो आने वाला है 10 से 14 के बीच में, उसमें भी हम बड़ा कार्यक्रम नेशनल गेम। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है, जिसमें खेल विभाग में अब राज्य के सभी स्कूलों के खेल प्रशिक्षकों और होनहार प्रतिभावान खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि अगर वो राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर के रूप में प्रतिभा करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसमें वो खेलों के बारे में और बेहतर जान सकेंगे। उनके स्कूल के स्पोर्ट्स कोच, उनके स्कूल के वैसे एथलीट जो कि खेलों में रुचि रखते हो, ये कृपया करके हमारे वॉलंटियर पोर्टल पे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका यूथ फेस्टिवल के समय इसको लॉन्च करेंगे, उसमें वो अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। वॉलंटियर पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो उससे उनको सीखने को भी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे कि कैसे स्पोर्ट्स की वॉलंटियरिंग की जाती है, और ये एक लर्निंग एक्सरसाइज होगी उनके लिए। बहुत बड़ा माहौल में वो पूरे भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखने का भी मौका मिलेगा। आप मुझसे पूछिए तो फाइनल स्टेज इसको नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि फाइनल स्टेज तो तब होगा जब जीटीसीसी और डीओसी आके दोनों फिर से देखेंगे, हो सकता है फिर से कुछ कमी निकाले और फिर कुछ करना पड़े। तो इसलिए मैं फाइनल तो नहीं बोलूंगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% रेडी है आज की डेट। मैं वैज्ञानिक पहलू का इंदराज करने से तात्कालिक तब्दीली नहीं आती है, लेकिन एक जो मैं आपको कहूंगा कि पूरे सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि हम आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को तैयार कर पाएंगे। और जहां तक कई बार इसमें तात्कालिक की जो आप बात करते हैं, कई साइंटिफिक पहलू ऐसे होते हैं जैसे कि तात्कालिक हल्का फुल्का 10% 5% असर पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है मेडल की। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब सरकार प्रशासन तैयारी में जुट गया है, जिसका आयोजन जनवरी में होगा। इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए। बताते चले कि उत्तराखंड को इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है, और इसके लिए अब खेल विभाग लगातार तैयारियों में जुट चुका है, और जो पूरी तैयारियां हैं वो खेल विभाग की तरफ से की जा रही हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जो अंतर्राष्ट्रीय गेम होने हैं उनमें से 20 गेम राजधानी देहरादून के अंदर होंगे, तो 20 गेम अन्य जिलों में किए जाएंगे, यानी कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि जिलों में भी ये गेम किए जाएंगे। और जो पूरी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब खेल विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई हैं, और जल्दी वो तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होने हैं वो 28 जनवरी से शुरू होंगे और फरवरी तक ये गेम चलेंगे। लेकिन देखिए कुल 90 दिन यानी कि बचे हैं, और उनसे पहले कहीं ना कहीं खेल विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और इसके साथ ही जो खेल सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो खेल किए जाएंगे वो राजधानी देहरादून में खेल विभाग की व्यवस्था के अनुरूप किए जाएंगे, यानी कि अलग से कोई
कोई ऐसा खेल के लिए कोई गांव या फिर कोई जगह नहीं बनाई जाएगी। सिर्फ जो खेल विभाग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाएंगी उन्हीं व्यवस्थाओं के हिसाब से ये खेल किए जाएंगे। और इसके साथ ही स्कूलों को भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित करने की बात सचिव के द्वारा की गई है कि इसमें स्कूलों से भी जो बच्चे हैं ये खेलना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी आवेदन कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अब खेल विभाग को मिलने शुरू हो चुके हैं। और मैं देखिएगा कि लगातार जो उत्तराखंड को ये खेल की जो जिम्मेदारी मिली है ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम रोशन होता हुआ जरूर नजर आएगा। इंडिया वॉइस धनराजगढ़, देहरादून। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।